नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, दीवारों से फुसफुसाहटें आती हैं और अकेलापन, शायद अकेलापन ही सबसे बड़ा भूत बनकर उभरता है। हम बात कर रहे हैं शर्ली जैक्सन के 1959 के लैंडमार्क उपन्यास द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की। देखो। हमारे पास इस क्लासिक पर कुछ गहन विश्लेषण और समीक्षाएं हैं और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों इसे महज एक डरावनी कहानी न मानकर मनोवैज्ञानिक हॉरर की मतलब सबसे बेहतरीन रचनाओं में गिना जाता है। सही। तो चलिए इस रहस्यमयी हवेली के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये दरवाजे सिर्फ लकड़ी और लोहे के नहीं हैं, ये तो इंसानी मन के भी दरवाजे हैं। हाँ। हिल हाउस की खूबी वो यही है कि ये डर को सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं रखती। अच्छा। ये हमारे अंदर के डर, अकेलेपन की जो भावना होती है और कहीं फिट होने की मतलब अपनेपन की वो गहरी मानवीय इच्छा, उसको कुरेदती है। गॉथिक माहौल और मनोवैज्ञानिक तनाव का ऐसा संगम वो कम ही देखने को मिलता है और यही इसे आज भी इतना ताकतवर और क्या कहते हैं प्रासंगिक बनाए हुए है। कहानी का केंद्र है हिल हाउस, एक बदनाम पुरानी हवेली जिसके बारे में सालों से भयानक किस्से सुनाए जाते रहे हैं। हाँ। कहते हैं इसकी बनावट ही अजीब है, कोई कोण सीधा नहीं, सब कुछ थोड़ा तिरछा, थोड़ा बेमेल सा। बिल्कुल। और इस घर की पड़ताल करने आते हैं डॉक्टर जॉन मॉन्टेग्यू। ये कोई भूत भगाने वाले तांत्रिक नहीं है, बल्कि पराप्राकृतिक घटनाओं के गंभीर शोधकर्ता है। हाँ, उनका नजरिया दिलचस्प रूप से वैज्ञानिक है। हाँ। वो भूत प्रेतों के अस्तित्व को अंधविश्वास की तरह नहीं देखना चाहते। अच्छा। वो उसे एक ऐसी सच्चाई की तरह साबित करना चाहते हैं जिसे वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सके। इसीलिए वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए कुछ खास लोगों को हिल हाउस में इकट्ठा करते हैं। हाँ। एक तरह का मतलब नियंत्रित प्रयोग करने के लिए। नियंत्रित प्रयोग। हाँ, वो सबूत चाहते हैं, महज सुनी सुनाई बातें नहीं। यहीं से कहानी में वो विज्ञान और अज्ञात के बीच की कश्मकश शुरू होती है जो अंत तक बनी रहती है। और उनके चुने हुए मेहमान वो भी कोई आम लोग नहीं है। सबसे पहले है एलेनोर वेन्स। हाँ, एलेनोर। एक शर्मीली, थोड़ी दबी सहमी सी महिला जिसने अपनी जिंदगी के कई साल अपनी बीमार माँ की देखभाल में गुजार दिए। वो बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई है। हाँ। और अब वो आजादी की तलाश में है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कहीं अपनापन महसूस करना चाहती है, एक ऐसी जगह जहां उसे लगे कि वो मायने रखती है। एलेनोर का किरदार तो जैसे कहानी की धुरी है। उसकी भावनात्मक जरूरतें, उसका वो गहरा अकेलापन और अतीत का बोझ, ये सब उसे हिल हाउस के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के प्रति मतलब बेहद संवेदनशील बना देते हैं। हाँ। वो एक ऐसी कैनवस की तरह है जिस पर घर अपनी डरावनी तस्वीर उकेरना शुरू करता है। उसकी अपनेपन की तलाश इतनी तीव्र है कि वो किसी भी चीज में, यहाँ तक कि एक भयावह घर में भी आसरा ढूंढने को तैयार हो जाती है। फिर दूसरी मेहमान है थियोडोरा, जिसे सब थियो बुलाते हैं। थियो। हाँ। वो एलेनोर से काफी अलग है, आजाद ख्याल, स्टाइलिश, थोड़ी बोहेमियन किस्म की और शायद थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वासी भी लगती है। उसकी एक अपनी रहस्यमयी आभा है। थियो का किरदार एलेनोर के लिए एक तरह का आईना भी है और विरोधाभास भी। जहां एलेनोर दबी हुई है, थियो मुखर लगती है। सही। लेकिन उसकी बाहरी स्वतंत्रता के नीचे भी गहरी संवेदनशीलता छिपी है। हाँ। उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत जटिल है। हाँ, वो दिखता है। कभी दोस्ती, कभी जलन, कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश, तो कभी वो अनकहा तनाव। ये रिश्ता कहानी में भावनाओं की कई परतें जोड़ता है और दिखाता है कि बाहरी व्यक्तित्व कितना मतलब भ्रामक हो सकता है। और फिर है ल्यूक सैंडरसन, जो भविष्य में हिल हाउस के वारिस बनने वाले हैं। हाँ, ल्यूक। उन्हें थोड़ा लापरवाह, पार्टी करने वाला युवक दिखाया गया है। शायद वो इस पूरे प्रयोग को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद वो अपनी आंटी, जो घर की मालकिन है, उनके कहने पर यहाँ आया है। हो सकता है। ल्यूक शुरुआत में कहानी में एक बाहरी दुनिया का तत्व लाता है, थोड़ा संशयवाद, थोड़ी शरारत। वो उस आम इंसान का प्रतीक है जो भूत प्रेत की बातों पर आसानी से यकीन नहीं करता। लेकिन हिल हाउस वो किसी को भी बख्शता नहीं। जैसे जैसे अजीब घटनाएं बढ़ती हैं, ल्यूक का वो हल्कापन भी धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदलने लगता है। अच्छा। वो भी घर के उस दमनकारी माहौल से अछूता नहीं रह पाता और उसका बदलना
दिखाता है कि घर का प्रभाव कितना वास्तविक है। और डॉक्टर मॉन्टेग्यू तो हैं ही, अपनी डायरी में सब कुछ नोट करते हुए हर घटना को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये चारों लोग अपनी अलग अलग उम्मीदों और डरों के साथ उस बदनाम हिल हाउस में पहुंचते हैं। और फिर घर जाग उठता है, या शायद वो कभी सोया ही नहीं था। हाँ, घर में पैर रखती माहौल बदलने लगता है। पहले तो शायद ये सिर्फ एक एहसास होता है, एक अजीब सी ठंडक, एक दबी हुई उदासी सी। लेकिन फिर ठोस घटनाएं शुरू होती हैं। दीवारों पर जोर जोर से दस्तक होना, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ बाहर निकलना चाह रहा हो। डरावना है। दरवाजों का अपने आप पूरी ताकत से बंद हो जाना। रात के सन्नाटे में ऐसी आवाजें आना जिनका कोई स्रोत समझना है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, जो सीधे एलेनोर को निशाना बनाती है, वो दीवारों पर खड़िया या किसी चीज से लिखे संदेश मिलना। हाँ, वो संदेश। एक जगह लिखा मिलता है, हेल्प एलेनोर कम होम। ये कितना व्यक्तिगत और भयावह है। बिल्कुल। एलेनोर को लगने लगता है कि घर उससे बात कर रहा है, उसे पहचानता है, उसे बुला रहा है। और यही शेरली जैक्सन की महारत दिखती है। वो सस्ते डरावने टोटकों या जंप स्केयर्स का इस्तेमाल नहीं करती। डर धीरे धीरे रिश्ता है, माहौल से पैदा होता है, पात्रों की बढ़ती हुई बेचैनी और शक से उपजता है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव है जो ज्यादा गहरा और स्थायी असर छोड़ता है। हाँ। पाठक भी पात्रों के साथ उस अनिश्चितता और बढ़ते खौफ को महसूस करता है, ये सोचता हुआ कि अगली दस्तक कहाँ से आएगी या अगला संदेश क्या होगा। घर की बनावट भी, वो भी इस डर को बढ़ाने में मदद करती है ना। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं इसे बनाने वाले ह्यू क्रेन ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया था। गलियारे जो कहीं नहीं जाते, दरवाजे जो अजीब कोनों पर खुलते हैं, कमरे जो उम्मीद से छोटे या बड़े लगते हैं। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे घर खुद ही एक पहेली है, एक भूल भुलैया जो आपको मानसिक रूप से भटकाने और तोड़ने के लिए ही डिजाइन की गई हो। बिल्कुल। जैक्सन ने हिल हाउस को सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं बनाया, उसे एक सक्रिय चरित्र की तरह पेश किया है। हाँ, वो महसूस होता है। उसकी दीवारें, उसका इतिहास, उसकी अजीब बनावट, सब मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हैं जो खतरनाक भी है और लुभावना भी। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई महसूस होता है, जिसके अपने इरादे हैं, अपनी इच्छाएं हैं। शायद कहानी का असली विलन यही घर है। और इस घर का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर होता है तो वो है एलेनोर। हाँ। धीरे धीरे वो घर के साथ एक अजीब, लगभग एक रोमांटिक सा रिश्ता बना लेती है। रोमांटिक, हाँ, ये सही शब्द है। उसे लगने लगता है कि यही वो जगह है जहां उसे आखिरकार वो स्वीकृति और अपनापन मिला है जिसकी उसे ताउम्र तलाश रही है। वो घर की आवाजों को अपने लिए प्यार का इजहार समझने लगती है। ये उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। कैसे वो अकेलापन और अपनेपन की तलाश एक खतरनाक रूप ले सकती है। हाँ। एलेनोर की जिंदगी बाहरी दुनिया में इतनी खाली और महत्वहीन रही है कि हिल हाउस का ये भयावह ध्यान भी उसे किसी अपनेपन के एहसास से बेहतर लगता है। घर उसे वो पहचान और महत्व देने का भ्रम पैदा करता है जो उसे कभी नहीं मिला। वो घर में खो नहीं रही, बल्कि उसे लगता है कि वो घर में मिल रही है। जबकि बाकी लोग, खासकर थियो और डॉक्टर मॉन्टेग्यू, उसकी इस हालत को लेकर चिंतित होते हैं। हाँ, वो कोशिश करते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि घर उसे बहका रहा है, कि ये खतरनाक है। पर एलेनोर उनकी बातों को अपनी खुशी में दखलंदाजी की तरह देखती है। बिल्कुल। वो घर की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा जैसे धुंधली हो जाती है। और यही कहानी का वो सबसे बड़ा रहस्य जन्म लेता है, जो पाठक को अंत तक उलझाए रखता है। क्या हिल हाउस वाकई में भूतिया है? हाँ, ये सवाल। क्या वहाँ सचमुच कोई बाहरी पराप्राकृतिक शक्ति मौजूद है जो ये सब कर रही है, या फिर ये सारी घटनाएं, सारी आवाजें, सारे संदेश एलेनोर के अपने टूटते हुए मन की उपज हैं? क्या ये उसकी दबी हुई इच्छाओं, उसके गहरे डरों और उसके बढ़ते मानसिक असंतुलन का प्रतिबिंब है? उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। जैक्सन जानबूझकर इस अस्पष्टता को बनाए रखती हैं। बिल्कुल। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें तर्क से समझाया जा सकता है शायद, तो कुछ ऐसी हैं जो पराप्राकृतिक ही लगती हैं। ये पाठक पर छोड़ दिया जाता है कि वो किस पर यकीन करे। और यही अस्पष्टता, ये एम्बिग्विटी इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। सही। ये पाठक को महज दर्शक नहीं रहने देती, बल्कि उसे सोचने और अपनी व्याख्या बनाने पर मजबूर करती है। डर ज्यादा असरदार तब होता है जब उसका स्रोत अनिश्चित हो। हाँ। क्या खतरा बाहर है, घर की दीवारों में, या खतरा हमारे अंदर ही है, हमारे अपने विचारों और भावनाओं में? हाँ। जैक्सन जैसे पूछती हैं कि क्या ज्यादा डरावना है, एक भूतिया घर या एक अकेला टूटता हुआ मन?
कहानी का अंत भी, वो भी इसी सवाल को और गहरा कर देता है। हाँ, अंत। जब डॉक्टर मॉन्टेग्यू और बाकी लोग तय करते हैं कि एलेनोर की हालत बिगड़ रही है और उसे तुरंत हिल हाउस से दूर ले जाना जरूरी है, तो एलेनोर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगता है कि उसे उसके घर से, उसकी अपनी जगह से निकाला जा रहा है। हाँ, और उस हताशा के क्षण में वो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधे जाके एक पुराने पेड़ से टकरा जाती है। वही पेड़? हाँ, वही पेड़ जिससे सालों पहले घर के पहले मालिक की पत्नी की गाड़ी टकराई थी। एलेनोर की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है। बिल्कुल। क्या ये उसकी जानबूझकर की गई आत्महत्या थी? अपने घर से बिछड़ने का दुख न सह पाने का नतीजा? या क्या हिल हाउस की शक्ति ने आखिरी पल में उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए? ये अंत पाठक को बेचैन कर छोड़ता है। कोई आसान जवाब नहीं मिलता। एलेनोर पीड़ित थी या दोषी? घर ने उसे मारा या उसने खुद अपनी जान ली? ये अनिश्चितता ही कहानी को इतना यादगार बनाती है। ये दिखाती है कि मनोवैज्ञानिक हॉरर का असर कहानी खत्म होने के बाद भी बना रह सकता है। ये पाठक के जहन में सवाल बनकर घूमता रहता है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं और पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से देखें, तो तस्वीर और साफ होती है। हाँ, सिंबलिज्म की बात करें तो जैसे एलेनोर, वो शायद सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि चरम अकेलेपन, सामाजिक दबाव में टूटे हुए व्यक्तित्व और अपनेपन की उस मानवीय जरूरत का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। और थियो, जैसा हमने कहा, उसकी जटिल मिरर इमेज की तरह है। वो बाहरी स्वतंत्रता और आंतरिक असुरक्षा के द्वंद्व को दिखाती है। शायद वो आधुनिक महिला का प्रतिनिधित्व करती है, जो आजाद तो दिखती है, पर अंदर से वो भी स्वीकृति और जुड़ाव चाहती है। उनका रिश्ता ही पहचान की जटिलताओं को दर्शाता है। और ल्यूक, वो शुरू में बाहरी दुनिया के हल्केपन और शायद थोड़ी गैर जिम्मेदारी का प्रतीक है। हाँ, लेकिन उसका डर में बदलना दिखाता है कि कैसे सबसे तार्किक या संशयवादी व्यक्ति भी अज्ञात के सामने कमजोर पड़ सकता है। वो यथार्थवाद की सीमाओं को दिखाता है जब उसका सामना ऐसी चीज से होता है जिसे समझा नहीं जा सकता। और डॉक्टर मॉन्टेग्यू, हाँ, वो तर्क और विज्ञान की सीमाओं के प्रतीक हैं। बिल्कुल। वो ज्ञान की तलाश में आए थे, सत्य को उजागर करने आए थे, लेकिन अंत में उन्हें भी हिल हाउस की उस अबूझ शक्ति के सामने हार माननी पड़ती है। हाँ, हर रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता। और फिर खुद हिल हाउस, वो किसका प्रतीक है? हिल हाउस वो सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है। वो शायद दमित भावनाओं का, अतीत के कभी न खत्म होने वाले बोझ का, या शायद समाज के उन पहलुओं का प्रतीक है जो व्यक्ति को तोड़ते हैं और अलग थलग करते हैं। वो एक ऐसा राक्षस है जो दीवारों और छतों से बना है, लेकिन जिसकी जड़ें इंसानी मन की गहराइयों तक जाती हैं। वो खुद में एक चरित्र है, मूक लेकिन सर्वव्यापी। इस उपन्यास का असर सिर्फ उस जमाने तक सीमित नहीं रहा। 1959 में छपने के बाद इसने हॉरर लेखन की दिशा ही बदल दी। हाँ, इसने मनोवैज्ञानिक हॉरर को मुख्य धारा में लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसने दिखाया कि सबसे ज्यादा डर खून खराबे या राक्षसों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के अंधेरे कोनों से आता है। सही। उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा रही है। अच्छा। खासकर उनके उपन्यास द शाइनिंग के लिए, जिसमें एक अकेली इमारत और टूटते हुए मन का ऐसा ही संगम दिखता है। और हाल के वर्षों में 2018 में आई नेटफ्लिक्स सीरीज जो इसी नाम से बनी थी, उसने इस कहानी को एक नई पीढ़ी के दर्शकों तक पहुंचाया है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि सीरीज ने कहानी और पात्रों में कई बड़े बदलाव किए, लेकिन उसने मूल उपन्यास के उस मनोवैज्ञानिक तनाव, उस घुटन भरे माहौल और पारिवारिक आघात जैसे विषयों को पकड़ने की कोशिश जरूर की। इसका स्थायी प्रभाव इसीलिए है क्योंकि ये सतही डराने धमकाने से बहुत आगे जाता है। ये इंसानी हालत की उन सच्चाइयों को छूता है जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। पहचान का संकट, अकेले होने का डर, कहीं शामिल होने की तड़प, हाँ, और इस बात का डर कि कहीं हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन न बन जाए। ये अनुभव सार्वभौमिक हैं, चाहे जमाना कोई भी हो। तो द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की इस यात्रा से ये साफ है कि ये किताब सिर्फ हिल हाउस की कहानी नहीं, बल्कि एलेनोर वेंस की और शायद कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे अकेलापन और अपनेपन की तलाश हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जहां हकीकत और वहम का फर्क मिट जाता है, और कैसे वो डर जो दिखता नहीं, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, अक्सर सबसे ज्यादा भयावह होता है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनमें हमारे अंदर छिपे अंधेरे को खींच निकालने की ताकत होती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे डरावना घर वो नहीं जिसमें माना जाता है कि भूत रहते हैं।
बल्कि वो घर है जिसे हम अनजाने में अपने ही मन के अंदर अपनी असुरक्षाओं, अपने पछतावों और अपने अकेलेपन से बना लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो, और शायद यही इस कहानी की असली जीत है।